तो कहानी की शुरुआत में हमें आज से लगभग 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आइलैंड पर काफी ज्यादा तबाही मची हुई थी। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ हंटर्स को, जिनके ऊपर कई सारे चींटी वाले मस्टर्स हमला कर देते हैं। ये जो हंटर्स होते हैं वो इन चींटी वाले मॉन्स्टर से फाइट करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इनके हमलों का उन मॉन्स्टर्स पर कुछ भी असर नहीं होता। और इसके बाद ये सभी मस्टर्स इन सभी हंटर्स को खाने लगते हैं। और अब यह सब देखकर एक आदमी सोचता है कि आज क्या मैं यहां पर मरने वाला हूं। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि कोई उसकी मदद के लिए आ जाता है। यह एक और हंटर होता है, और उसके बाद यह हंटर इन सभी जख्मी लोगों पर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके इन सभी के जख्मों को ठीक कर देता है, जो देखकर यह आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी इस हंटर के ऊपर कई सारे चीटी मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। लेकिन तभी एक दूसरा हंटर इन सभी मॉन्स्टर्स को शॉक दे देता है, और इसके बाद एक और हंटर आकर इन सभी मॉन्स्टर्स पर फिजिकल अटैक करने लगता है, यानी कि इन पर मुक्के और लात मार रहा था। अब इसके बाद ये हंटर्स एक साथ फाइट करने लगते हैं, और इन सभी को फाइट करता हुआ देख जितने भी ये पुराने हंटर्स थे वो सभी बोलते हैं कि ये तो एस रैंक हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये एस रैंक हंटर्स उन सभी चीटी वाले मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक जाइंट व्हाइट एंट मॉन्स्टर आ जाता है, और ये उन सभी लाल चीटियों का लीडर है। सो अब इसके बाद ये दोनों एस रैंक हंटर इस व्हाइट एंट लीडर पर एक साथ हमला करते हैं। इनसियो इस मॉन्स्टर को शॉक देता है, और उसी टाइम पर योन हो इसके जबड़े को तोड़ देता है, और उसके बाद इसी के टूटे हुए जबड़े से इस पर हमला करता है, और उसी हमले से यह लीडर मारा जाता है। लेकिन तभी वहां पर और भी कई सारे व्हाइट एंट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यह भी लीडर नहीं था। और अब यह सब देखकर योन हो और इंजक अपनी अपनी पावर को एनहांस कर लेते हैं, और इसके बाद उनसे फाइट करने लगते हैं। उसके बाद हम एक और हंटर को देखते हैं, जिसकी ओर कई सारे रेड और व्हाइट एंट्स मॉन्स्टर्स आ रहे थे। एंड इस हंटर के साथ और भी कई सारे हंटर्स थे, और यह हंटर गिल्ड मास्टर कोई है। अब इसके बाद कोई अपने फायर मैजिक का यूज करके इन मॉन्स्टर्स पर अटैक करता है, जिसकी वजह से जो रेड एंट मॉन्स्टर्स होते हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन व्हाइट एंट मॉन्स्टर्स को कुछ भी नहीं होता। सो अब ये बाकी के हंटर्स उनसे लड़ने के लिए चले जाते हैं। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि आज से लगभग 10 साल पहले गेट्स अपीयर होने लगे, जो कि एक दूसरे डायमेंशन से जुड़े थे। और इन गेट्स के अंदर जो विजार क्रिएचर्स होते हैं उन्हें मैजिक बीस्ट कहते हैं, और इनके ऊपर हथियारों का कोई असर नहीं होता। और इन बीस्ट से लड़ने के लिए कई सारे लोग अवेक होने लगे, यानी कि उनमें एबिलिटीज आने लगी, और उन्हीं अवेक लोगों को हंटर्स कहते हैं। और उनकी बॉडी में जितनी अमाउंट का मैजिकल पावर कंटेंट होता है उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें रैंक में डिवाइड किया जाता है, ऐसे बी सी डी और आई रैंक। लेकिन एक बार आप में यह पावर्स अवेकिन हो जाती हैं तो उसके बाद आपकी एबिलिटीज बढ़ती नहीं है। आपकी जितनी पावर अवेकनिंग के टाइम पर थी उतनी ही हमेशा रहती है। आपके मरते दम तक इसी वजह से इस दुनिया में आप लेवल अप नहीं कर सकते। और अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, और इसके बाद सिटी में एक जगह पर एक गेट होता है, और इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो यहां पर हंटिंग करने के लिए आया था। और उसे देखकर यह दूसरा आदमी बोलता है कि पार्क, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था तुम्हें हंटिंग करना पसंद नहीं है। जिस पर यह आदमी बोलता है कि अरे, वो मेरी बीवी दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई है। और इसके बाद यहां पर आता है हमारा मेन कैरेक्टर सू, और वहां पर मौजूद सभी लोग इसे हाय हेलो बोल रहे थे। और किम भी इससे पूछता है कि सू, तुम खाना खाकर तो आए हो ना? सुंग बोलता है कि हाँ। अब यह सब देखकर पार्क पूछता है कि आखिर यह कौन है, कोई कोई बड़ी रैंक का हंटर है क्या? किम बताता है कि नहीं, तुम्हारे क्वाइट करने के बाद इस बच्चे ने हमें ज्वाइन किया, और पता है इसका निक नेम क्या है? द्वीके हंटर ऑफ ओनल मैनकाइंड। यह सबसे ज्यादा कमजोर हंटर है, ये ई रैंक से भी ज्यादा कमजोर है, और रूल के अकॉर्डिंग तुम ये मान सकते हो कि जिस भी रेड में यह जाएगा वो बहुत ज्यादा आसान होगी। दोस्तों, रेड का मतलब है किसी भी गेट में हंटिंग के लिए जाना। और हमारा मेन कैरेक्टर सू उनकी ये बातें सुनकर काफी ज्यादा निराश हो जाता है, लेकिन अब उसे इन बातों की आदत हो गई है। बट तभी उसके पास एक लड़की आती है, इसका नाम जूही है। और यह लड़की सुंग से पूछती है कि आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, ये चोट कैसे आई? सुंग बोलता है कि ऐसा तो हमेशा होता ही रहता है, जिस पर जूही बोलती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अब इसके बाद सुंग जूही को बताता है कि वो एक ई रैंक डजन था, इसी वजह से सिर्फ मुझे चोट आई, बाकी सब बिल्कुल ठीक थे। जूही पूछती है कि क्या वहां पर कोई हीलर नहीं था? सुंग बताता है कि उन सभी की रैंक ई से ज्यादा थी, इसी वजह से वो लोग अपने साथ एक हीलर नहीं ले गए। जूही बोलती है कि आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, जिस पर सू बोलता है कि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है।
इन सब में सिर्फ मेरी गलती है कि मैं इतना कमजोर हूं, और इसके अलावा मेरे साथ तो ऐसा हमेशा ही होता रहता है। अब इसके बाद हम इनकी रेड के लीडर को देखते हैं। इसका नाम सॉन्ग चूल है, और वहां पर मौजूद सभी लोगों में यह सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब इसके बाद वह सभी गेट के अंदर जाने लगते हैं, और जाते वक्त जूही सुंग से बोल बोती है कि चलो आज अपनी पूरी कोशिश करते हैं। सुंग बोलता है कि हाँ, और इसके बाद सुंग अपना चाकू निकालता है। इसमें कोई मैजिक पावर नहीं है, लेकिन इससे आप मस्टर्स को घायल कर सकते हैं, और हमारा सुंग बस इसी को खरीद पाया, क्योंकि उसके पास कुछ अच्छा खरीदने के पैसे नहीं थे। लेकिन इतना कमजोर होने के बावजूद भी सू हिम्मत दिखाकर अंदर चला जाता है। तभी हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आदमी दूसरे से पूछता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या बात हुई। वह बताता है जो हमेशा होती है, उनकी जो डिमांड्स हैं वह अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, और हम हंटर्स हैं जो एक डजन के अंदर मिलने वाली चीजों को बेचकर अपना गुजारा करते हैं, और बीस्ट को हराने के बाद हमें ऐसे इसेंस स्टोन्स मिलते हैं। और इसके बाद हम सुंग जिनवू को देखते हैं, जिसे एक गॉब्लिन को हराने के बाद एक इसेंस स्टोन मिलता है, और इसे बेचकर बेचारा कुछ पैसे कमा पाएगा। लेकिन तभी एक और गॉब्लिन उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से सुंग का चाकू क्रैक्ड हो जाता है, और उसके बाद गोब्लिन सुंग पर काफी सारे हमले करता है। सुंग उसके हमलों से बचते हुए अपनी चाकू से उस पर अटैक करता है, लेकिन यहां पर उसका चाकू ही टूट जाता है, और अगले ही पल में वो गॉब्लिन हमारे सुंग में अपने हथियार को मार देता है। लेकिन तभी एक दूसरा बंदा आकर उसकी मदद करता है, और यह पार्क होता है। लेकिन यहां पर सुंग काफी ज्यादा घायल हो चुका था, उसका काफी ज्यादा खून बह रहा था। सो तभी जूही उसके पास आकर उसको हील करने लगती है, और तभी सुंग देखता है कि उसके साथ जो बाकी के हंटर्स थे वह काफी आसानी से वहां पर मौजूद मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि हाई रैंकिंग बीस्ट से आपको जो इसेंस स्टोन्स मिलते हैं उनसे काफी अच्छे हथियार और गियर्स बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल आप दूसरे बीस्ट से फाइट करने में कर सकते हैं। और डंजों से जो माना क्रिस्टल्स मिलते हैं वो भी बिल्कुल सेंस स्टोन्स जैसे होते हैं, लेकिन उनका पोटेंट काफी कम होता है। लेकिन गवर्नमेंट इनमें दूसरे तरीके से काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, एक नए पावर सोर्स के रूप में न्यूक्लियर से ज्यादा सेफ पानी, हवा और जियोथर्मल से ज्यादा एफिशिएंट, और यह दूसरे फ्यूल्स की तरह पर्यावरण को भी दूषित नहीं करता है। एक आइडियल क्लीन एनर्जी सोर्स गवर्नमेंट एसेंस स्टोन्स और माना क्रिस्टल्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा रेयर फ्यूल जिसे सिर्फ हंटर्स ही कलेक्ट कर पाएंगे। इसी वजह से हंटर्स के ऊपर एक काफी बड़ी जिम्मेदारी है। अब इसके बाद डंजों के अंदर ये सभी मिलकर एक काफी बड़े बीस्ट को हरा चुके हैं। यह डन जैन बॉस था, और जूही अभी भी सू को हील करने में लगी हुई थी, और वो यहां सू से बोलती है कि अगर वो इसी तरीके से हंटिंग करता रहा तो चीजें उसके लिए और भी ज्यादा खराब होगी। बस, और यह सब जूही इसी वजह से बोल रही है क्योंकि उसे सू की काफी ज्यादा चिंता हो रही है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जितना हो सके उतना सामान यहां पर कलेक्ट कर चुके हैं। अब यहां पर कुछ भी नहीं है, और यहां पर हमारे सुंग जिनवू के पास सिर्फ एक ई रैंक इसेंस स्टोन है, जिसकी कीमत कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी एक लड़का उन सभी को बुलाता है, क्योंकि उसे एक नया रास्ता दिखा है, और यह शायद से एक डबल डन जैन है, और इन सभी को लगता है कि इस जगह से शायद से उन्हें और भी सामान मिल सकता है। लेकिन तभी लीडर बोलते हैं कि जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमें सबसे पहले हंटर्स एसोसिएशन को रिपोर्ट देनी चाहिए, जिस पर पार्क बोलता है कि यह डी रैंक डजन का ही एक हिस्सा है, तो शायद से हम इसे पार कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर दूसरे लोग इसको क्लियर करेंगे तो उन्हें वह सारी कीमती चीजें मिलेंगी जो इसके अंदर होंगी। इनकी बातें सुनकर लीडर बोलते हैं कि तुम लोग सही बोल रहे हो, लेकिन इसमें काफी ज्यादा खतरा है। अब इसके बाद जब लीडर वोटिंग करते हैं तो 6 लोग जाने के लिए तैयार होते हैं, और 6 लोग मना करते हैं, और अब बोलने के लिए सिर्फ सुंग बचा है। और वह यहां पर सोचने लगता है कि एक डी रैंक डनजैन मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन डैड के गायब होने के बाद सिर्फ मैं ही हूं जो अपनी फैमिली का ख्याल रख सकता है। मुझे अपनी मां के ट्रीटमेंट और बहन की कॉलेज फीस के लिए पैसों की जरूरत है, और इसी वजह से वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़की एक लड़के को इस ब्लैक क्रिस्टल को टच करने को बोलती है। और दोस्तों, यही वो जगह है जहां पर आपकी एबिलिटीज को एनालाइज करके आपको रैंक दी जाती है। अब इसके बाद यह लड़का वापस जाने लगता है, और यहां पर एक बंदा ऐसा भी होता है जो यहां पर हाई रैंक के लोगों को ढूंढ रहा था गिल्ड मास्टर कोई के लिए। और यह गिल्ड मास्टर कोई वही बंदा है जो हमें शुरुआत में देखने को मिला था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ बदमाश
एक लड़की का बैग लेकर भाग जाते हैं। और जैसे ही वह लोग जरा आगे जाते हैं, उन्हें सामने एक लड़की दिखाई देती है और अगले ही पल में वह लड़की उनके सामने से गायब होकर उन लड़कों से उस बैग को बड़े ही आराम से ले लेती है। तुम लोग देख ही सकते हो। और यहां पर उन लड़कों का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वह दोनों गिर जाते हैं। और यह लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। नहीं, सच में खूबसूरत है। अब इसके बाद यह लड़की उस दूसरी लड़की को उसका बैग दे देती है और इसके लिए वो लड़की उसका शुक्रिया अदा भी करती है। लेकिन इस टोपी वाली लड़की को देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं, अरे ये तो चाहिए है, देस रैंक हंटर। और इसके बाद ये सभी उसे घेर लेते हैं, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है और इसी वजह से चाही इन वहां से उछलकर चली जाती है। और यह सब वो काफी ज्यादा स्टाइल में कर रही थी। अब तभी यहां सीन बदलता है और हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर यह सभी लोग आगे बढ़ रहे थे और इन्हें चलते हुए 40 मिनट हो चुके हैं। और एक डंजों के बॉस के खत्म होने के बाद वह गेट सिर्फ 1 घंटे तक ही ओपन रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। और अब इनके पास सिर्फ 20 मिनट हैं। और यहां पर सुंग जूही से माफी मांग रहा था कि उसने इस डबल डजन में आने के लिए वोट दिया, जिस पर जूही बोलती है कि मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन उसका एक्सप्रेशन और उसके वर्ड्स मैच नहीं कर रहे थे। और यहां जूही सू से बोलती है कि जब पिछली बार तुम घायल हुए थे तो मैं कितनी मुश्किल से तुम्हारे घाव को ठीक कर पाई थी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सू बोलता है कि मुझे माफ कर दो। अब सू की बात सुनकर जूही बोलती है कि माफी मांगने के बजाय तुम मुझे खाने पर ले जा सकते हो। उसकी बात सुनकर सुंग हैरान हो जाता है और अगले ही पल में वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। और यह दरवाजा काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से इनको थोड़ी घबराहट तो होती है, लेकिन यहां तक आने के बाद ये लोग पीछे नहीं हटना चाहते थे और अब यह दरवाजा खोलने के लिए तैयार हैं। तभी यहां सीन बदलता है और हम देखते हैं कि जितने भी नए लोग होते हैं जिनको अपनी एबिलिटीज के बारे में पता चला है, वह एक वीडियो देख रहे थे हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन गोगुही का, जो सभी से बोलते हैं कि आप में से कई लोग हंटर की राह पर चल सकते हैं या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो आप करना चाहें। और मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 10 साल पहले गेट्स अपीयर होना शुरू हुए थे, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हमें डंस के बारे में सब कुछ नहीं पता। एक हंटर बनने का मतलब है अपनी जिंदगी को खतरे में डालना, और अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं तो यह एडवाइस आपको सबसे पहले माननी चाहिए। प्लीज बी अफ्रेड, यानी डरते रहिए। और दूसरी ओर जैसे ही ये सभी दरवाजे को ओपन करते हैं, वहां पर जितनी भी मशालें होती हैं वो सभी जल जाती हैं और ये डजन काफी ज्यादा अजीब और बड़ा होता है। यहां पर कई सारे बड़े बड़े स्टैचू होते हैं और यहां सुंग जिन्वू देखता है इन सभी मूर्तियों के राजा को, जो कि सबसे ज्यादा विशाल थी। लेकिन इन लोगों को यहां पर मूर्तियों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता, जैसे कोई बीस्ट, और यहां पर एक मैजिक सर्कल भी होता है। तभी वह सभी देखते हैं कि यहां एक छोटे से स्टैचू पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। पहला, भगवान का सम्मान करो, उनके सामने झुको। दूसरा, भगवान की तारीफ करो। तीसरा, भगवान को अपना विश्वास दिखाओ। लेकिन तभी जूही सुंग से बोलती है कि मैंने अभी अभी उस बड़े अस्तछू की आंख को हिलते हुए देखा। मैंने देखा कि यह हमें देख रहा है। सुंग बोलता है कि यह शायद से तुम्हारा वहम होगा। लेकिन अगले ही पल में इन सभी को दरवाजा बंद होने की आवाज आती है और इस वजह से ये सभी डर जाते हैं कि आखिर दरवाजा खुद से बंद कैसे हो गया। सो तभी एक आदमी गुस्से में आकर दरवाजा खोलने के लिए जाने लगता है। वो जाते हुए बोलता है कि हमें यहां पर आना ही नहीं चाहिए था। मैं यहां से जा रहा हूं। तुम लोगों को जो मिलता है यहां पर तुम लोग रख सकते हो। और जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है, अगले ही पल में हम देखते हैं कि एक स्टैचू उसके आधे शरीर को उड़ा चुका था, जो देखकर ये सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। और यह सब देखकर सू सोचता है कि जो आदमी अभी अभी मरा वो शायद से डी रैंक था। वो मुझ जैसे एक ई रैंक से तो ज्यादा ताकतवर था ही, और वो बस एक ही पल में इस तरीके से मारा गया। यह बात समझ नहीं आती। यह तो एक डी रैंक डजन होना चाहिए। यहां पर कोई भी ऐसी मैजिक बीट्स नहीं होने चाहिए जो डी रैंक से ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन तभी सुम को एहसास होता है कि अगर यह सभी स्टैचू हिल सकते हैं तो इसका मतलब, और इसके बाद वो उस बड़ी मूर्ति को देखता है और उसकी नजरों में देखते हुए घबराते हुए भारी भारी सांसें लेने लगता है। और अगले ही पल में वो मूर्ति अपनी आंखों को सुंग की ओर करती है और यह देखकर सुन डर जाता है। और इसके बाद सुन जिन्वू हमें बताने लगता है कि वह आज से पहले भी मौत का कई बार सामना कर चुका है।
अपनी पहली ही रेड में वह बाकी सबसे अलग हो गया था और उसके बाद उस पर ई रैंक बीस्ट ने हमला कर दिया, जिससे उसे कई हफ्ते हॉस्पिटल में गुजारने पड़े। और उसके बाद वो एक डजियन के अंदर भूख की वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह बस मरने वाला था। और भले से ही डजन कितना ही ज्यादा लो रैंक का रहा हो, सू को हमेशा अपनी जिंदगी के लिए लड़ना पड़ता है। जो हंटर्स होते हैं वो उन चीजों को बेचकर अच्छे अच्छे वेपन्स और गेयर्स खरीद लेते हैं जो उन्हें डंजों के अंदर मिलती हैं, जिससे वह और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और ज्यादा ताकतवर होने के बाद उन्हें और भी अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस कमजोर सी चाकू को ही खरीद पाया, और अगर यह चाकू टूट जाता है तो इसके बाद मेरे हाथ खाली होते हैं। मेरे जूते भी बिल्कुल फट चुके हैं। और ऐसे ही दिन गुजरते रहे। मैं अपने परिवार के लिए डजन में जाता रहा ताकि मैं इतने पैसे कमा पाऊं कि मेरे घर का गुजारा चल सके। और डजन के अंदर हमेशा जाते रहने की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगी। और इसी वजह से मैं बता सकता हूं कि खतरा कब आ सकता है। और अब प्रेजेंट में सू सभी को झुक जाने को बोलता है, क्योंकि जो वो बड़ी मूर्ति होती है वह अपनी आंखों से एक भीम को फायर करती है। और इस हमले की वजह से कुछ लोग तो वहीं चलकर खाक हो जाते हैं, लेकिन कई सारे लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन जैसे ही इनको कुछ समझ में आता है, इनके सामने इनके साथियों के जिस्म या उनके जिस्म के हिस्से पड़े रहते हैं। इन सभी को कुछ भी समझ नहीं आता। और यहां पर जो सुंग होता है वो जूही को भी बचा लेता है, लेकिन वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। और अब यह सब देखकर सुंग सोचता है कि आखिर यहां पर यह सब क्या हो रहा है। आखिर यह मुमकिन कैसे है? हम यहां पर फंस चुके हैं। हम में से कई सारे लोग मारे जा चुके हैं और हम भी मरने वाले हैं। और दोस्तों, यहीं पर सोलो लेवलिंग के एपिसोड 1 का एंड होता है। तो क्या लगता है तुम्हें, क्या सुंग और बाकी सब अपनी जान बचा पाएंगे और क्या होगा अगले एपिसोड में? यह सब जानने के लिए तुम लोगों को इस एपिसोड को लाइक करना होगा और कमेंट भी करना होगा।